नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज अपन एफएलटी देख रहे हैं, फोर्थ एफएलटी टेस्ट है, ठीक है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा 21 मई को होने वाली है, उसके लिए ये वीडियो सीरीज स्टार्ट है अपनी, और टेस्ट सीरीज ऑलरेडी यूनिट वाइज करवा दिए गए हैं और एफएलटी भी लेके आ रहे हैं, तो फोर्थ वीडियो है ये, ठीक है। कौटिल्य एकेडमी का आज टेस्ट लगाएंगे हम। और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं। टेस्ट लगाएंगे तो उसके आसपास के क्वेश्चन देखेंगे, और अपन इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की भी पूरी कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन के जितने भी डायमेंशन होते हैं वो सब बता देते हैं, ठीक है। तो लगभग ये जो प्रोग्राम है अपना 21 मई तक चलेगा। उसके बाद चैनल का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि चैनल को बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रॉपर सपोर्ट जितना सोचा था हमने कि काफ़ी समय भी हो गया, इसको 4-5 साल भी हो गया, अब सपोर्ट उतना आता नहीं है। तो अब हमें भी लगता है कि शायद इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, मतलब इसको स्टॉप कर देना चाहिए। तो 21 मई को अपन पेपर जो आएगा उसका एनालिसिस डाल देंगे। उसके बाद लगभग ये संभावना है कि चैनल को ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया जाएगा, ठीक है। पर कोई बात नहीं, आप लोग अपनी तैयारी में लगातार लगे रहें, और मेरे आशीर्वाद आप लोग के साथ हमेशा है। कोशिश कीजिएगा कि हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। नेगेटिव ना सोचे ज़्यादा, और जो कुछ भी है सब आपके हाथ में, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो इन्होंने मेंशन किया है कि यूनिट 1 से हमने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, और लगभग 10 क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। तो यूनिट वाइज इन्होंने टेस्ट डाले इसमें, मतलब क्वेश्चन डाले, तो उस हिसाब से एफएलटी बनाई हुई है, ठीक है। और इसका स्ट्रेटजी का वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं अपन। अगर आपने बहुत पहले इसका अपन ने स्ट्रेटजी का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि ऐसे कितनी यूनिट है जिससे क्वेश्चन लगभग 70 क्वेश्चन, तो उसी से 5 यूनिट ऐसी है जिससे 70 क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी की यूनिट से कम क्वेश्चन आते हैं, तो हम उसे देखना चाहिए। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर लास्ट में 20-25 दिन का एक स्ट्रेटजी का वीडियो बना दीजिए, तो उसको भी अपन बना के डाल देंगे कि आपको लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आता तो बहुत कुछ है आप लोग को, नो डाउट आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत लोगों से बहुत आगे हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स हम ऐसे कर देते हैं एग्जाम में, जिसकी वजह से 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में फेल हो जाते हैं, फिर आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं। तो यह सब फेज से हर किसी को गुजरना पड़ता है, और इसका एक ही इलाज है, वो अपन स्ट्रेटजी में देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पीडीएफ को थोड़ा स्मॉल रखते हैं ताकि कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि मालवा के शासक यशोवर्मन ने किस वर्ष हुनों को पराजित किया था, पूछा गया है। मालवा के शासक यशोवर्मन ने किस वर्ष हुनों को पराजित किया था, पूछा है। बताइए भाई, थोड़ा सा समय देंगे आपको ताकि इसका राइट आंसर आप सोच सके थोड़ा सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 528 ईस्वी में, ठीक है। हुनों के हमला हुआ था यहाँ पर, आपको पता है, यशोवर्मन ने हराया था हुनों का। नेक्स्ट है कि किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था, पूछा है। ओरछा के चतुर्भुज मंदिर तो किसने बनवाया था, ये आपको ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर। सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा बुंदेला राजपूत ने करवाया था। और बुंदेला राज इसका अगर ईयर पूछ लिया जाए तो ईयर क्या हो जाएगा, 1639 में बनवाया था, ठीक है। और अगर राजा का नाम पूछ लिया तो राजा मधुकर, ठीक है। राजा मधुकर ने इसका नाम निर्माण करवाया था, राजा मधुकर, ठीक है, 1639 में। थर्ड क्वेश्चन है, टंट्या भील को फांसी कहाँ दी गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जबलपुर में, ठीक है, पूछ लिया गया। तो 1889 में ये इनको फांसी दी गई थी, और इनका जो अन्य नाम है रॉबिन हुड बोला जाता है, ठीक है। रॉबिन हुड भी बोला जाता है इनको, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ, 4th नंबर का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1976 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे बड़ा नृत्य समारोह है मध्य प्रदेश का, और इसका आयोजन कौन करता है, राज्य पर्यटन विकास निगम कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भी इसकी सहायता करती थे। और खजुराहो की बात करें तो खजुराहो कौन से जिले में आ जाएगा, छतरपुर में आ जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 5th नंबर क्वेश्चन है कि नागाजी का मेला कहाँ लगता है, पूछा है। 5th नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोरसा मुरैना में लगता है, ठीक है। और महीने का नाम पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा नवंबर माह में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के मेलों और संबंधित स्थानों के संदर्भ में दिए गए युग्मों का असत्य युग्म को चयन करना है, ठीक है। तो असत्य छांटना है इसमें से। देखिए, कान्हा बाबा का मेला, बरमान का मेला, बाबा गरीबनाथ का मेला और महामृत्युंजय का मेला। तो यहाँ पर आप मिलान कीजिए जब तक। तो आपने अभी तक देख लिया होगा कि कौन सा गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा गरीबनाथ का मेला राजगढ़ में नहीं लगता है, ये लगता है शाजापुर में, शाजापुर के अवंतीपुर गांव में लगता है, ठीक है, चैत्र मास में। आगे बढ़ते हैं कि भारत भवन के किस भाग में ललित कलाओं का संग्रहालय है, 7th। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूपंकर, ठीक है। और भारत भवन की स्थापना कब हुई थी पूछ लिया जाएगा तो 1982 में हो जाएगा। यहाँ से आपके 3 मार्कर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो 1982 में भारत भवन की स्थापना हुई। और अगर
प्लेस तो आपको पता ही है कि भोपाल में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इसके 6 भाग है। 6 भाग कौन कौन से हैं, बाकी तो 4 भाग तो आपको यहाँ दिख रहे हैं, वागर्त है, रूपंकर, अनहद और आकार। तो इसके अलावा जो अंतरंग और बहिरंग और ललित, ठीक है। तो इसके 6 भाग है, 6 भाग है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कलगी तुर्रा कहाँ का लोक गायन है। कलगी तुर्रा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है तो निमाड़ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की स्थापना भोपाल में कब की गई थी। 9th नंबर क्वेश्चन है, 1987 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुख्यालय भोपाल में। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रकृति पूजा के अवसर में किया जाता है। 10th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गरबी, ठीक है। और ये जनजाति कौन सी संबंधित है इससे पूछा जाए तो ये हो जाएगा भील जनजाति, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगले जो 10 क्वेश्चन है वो यूनिट 2 से है, तो भारत का इतिहास से संबंधित है ये, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें से कितने आपके सही होते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मुझे किस किस यूनिट में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा टेस्ट है। दारा शिकोह किसका पुत्र था पूछा गया, तो इजी क्वेश्चन है, शाहजहां का पुत्र था, ठीक है। और इसने क्या किया था, इसने सिर ए अकबर के नाम से किसका अनुवाद किया था, उपनिषदों का अनुवाद किया था फारसी में। उपनिषदों का सिर ए अकबर के नाम से किया था, ठीक है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ने ये बोला कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे सुरक्षा वालों के सिद्धांत में विश्वास करते थे। मतलब जो कांग्रेस की स्थापना है वो सुरक्षा वालों की तरह है, ये किसका मत था ये। 12th नंबर क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 1, 3, 4। मतलब क्या है, लाला लाजपत राय, रजनी पाम दत्त और MS गोलवलकर। तो इनका मानना था कि जो कांग्रेस की स्थापना है सुरक्षा वालों की तरह है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। उत्तर वैदिक काल के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। अर्थात ऋग्वैदिक काल के बारे में तो बात नहीं हो रही है, उत्तर वैदिक की बात हो रही है। तो सभा और समिति क्या हो जाएगा, इसका महत्व घट जाएगा। और ऋग्वैदिक काल में जो सभा समिति प्रमुख थी, ब्राह्मण को प्राणदंड नहीं दिया जा सकता था, यज्ञ बलि और पुरोहित की महत्ता बढ़ गई थी इस समय, ठीक है। इसके अलावा अन्य बात की जाए उत्तर वैदिक काल की, तो यहाँ पे आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था में पहले कर्म आधारित थी, तो कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर हो गई, ठीक है, वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की स्थापना हुई, ठीक है। और जो सभा समिति का महत्व घट गया। और विदत जो थी ना, विदत आपने सुना होगा, विदत एक संस्था थी, उसका वो समाप्त हो गई, ठीक है। और इसी काल में स्त्रियों की दशा में सबसे अधिक गिरावट हुई उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो यहाँ से आपका मेंस का भी थोड़ा सा चीज़ें कवर हो जाएगी। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ किस प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन है पूछा गया। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे पहले। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, देख लीजिए राइट आंसर। ये हो जाएगा हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से जिन्हें जाना जाता है। गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है। नर्मदा जिला है गुजरात का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आगे, सुभाष चंद्र बोस ने किसी आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है पूछा गया है। तो कौन है वो, किसके बारे में बात हो रही है ये। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित ये है कि 1893 में इन्होंने शिकागो में धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे, ठीक है। और मशहूर भाषण दिया था वहाँ पर। और इनको क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है नौ हिंदू जागरण का पिता बोला जाता है। नौ हिंदू जागरण का पिता भी बोला जाता है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग इनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है। इस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा जानकारी आपको ज़्यादा ही मिले, और थोड़ा समय लग रहा है तो लगने दें। आज़ाद हिंद फौज के वे 3 सैन्य अधिकारियों जिन पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, उनमें कौन सा एक शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था, 70 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर निरंजन गील। बाकी सभी शामिल थे, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, ठीक है। और इसका केस किसने लड़ा था, तो इसमें 2-3 वकील थे। भोला भाई देसाई थे, कैलाश नाथ काटजू थे, और ठीक है। तो इस टाइप के वकील थे। जवाहरलाल नेहरू जी भी इसी में थे। आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था। 18 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए ऑप्शन, राइट आंसर बता देते हैं आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने लॉर्ड लिटन के बारे में बात हो रही है। और अगर ईयर पूछ लिया जाए तो 1878 का ईयर है, ठीक है। और जो सोम प्रकाश, जो आपको पता है एक राष्ट्रवादी अखबार था, उसको बंद करने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए ये एक्ट लाया था लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि तालीकोटा के प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी पूछा है। 19 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हो जाएगी अपना राइट आंसर, देख लो, थोड़ा वेट कर लेते ताकि आप लोग सोच लिया होगा अभी तक। 1565 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है तालीकोटा का जो युद्ध है विजयनगर साम्राज्य और
दक्षिण के राज्य के मध्य हुआ था। दक्षिण के राज्य आपको पता है कौन कौन से, बोल के बता देता हूँ। बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के मध्य लड़ा गया था, ठीक है, तालीकोटा का युद्ध, जिसमें विजयनगर की हार हुई थी। नवपाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो राइट आंसर देख लीजिए इसका, सोच लीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, ए और बी दोनों। इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त हुआ और इस काल के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे, ठीक है। और 1860 में तो, और इस ये जो टोंस नदी घाटी में जो प्रमाण प्राप्त हुए हमें 1860 ईस्वी में हुए थे। और इसका अगर पूछ लिया जाए कि भाई किसने प्राप्त किए थे, ये हो जाएगा मैसू रीचर ने प्राप्त किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का भूगोल यूनिट 3 के बारे में बात हो रही है। टोटल क्वेश्चन 10 यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब देखते हैं कि एमपी जो 3rd यूनिट है एमपी जियोग्राफी की, उससे आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन आपके जितने भी सही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ किस किस सेक्शन में काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। 21 अभी तक आपने देख लिया होगा। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा बघेलखंड क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और बघेलखंड का जो एरिया है यहाँ पे क्या होता है, मंडला, बालाघाट, शहडोल, इस टाइप के जिले आ जाएंगे। और ये जो क्षेत्र है चावल की खेती के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चावल की सर्वाधिक खेती इधर ही होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी। 5वीं पूछा है, ठीक है, पहले नहीं पूछा, 5वीं पूछा। अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को। ऑप्शन देखो, राइट आंसर इसका हो जाएगा बेतवा नदी के बारे में बात हो रही है, जो कि लगभग इसकी लंबाई कितनी है, 380 किलोमीटर है। रायसेन के कुमरा गांव से ये निकलती है, ठीक है। और कहाँ मिलती है, ये यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है, यमुना नदी में मिल जाती है। और अगर यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के आसपास है, शहर के आसपास से बोला जाए तो हमीरपुर के पास है, ठीक है, वहां पर ये जाकर के मिलती है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी घाटी परियोजना को रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। 23 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा बरगी परियोजना, जो कि जबलपुर में है, नर्मदा नदी पर है, ठीक है। नर्मदा नदी बोल दीजिए, नर्मदा की सहायक है बरगी नदी, उसके ऊपर है। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर नर्मदा बोल रहा है बरगी नहीं बताया ऑप्शन में, तो वो नर्मदा लगा देना। और अगर बरगी दिया नर्मदा भी दिया तो आपको बरगी लगाना है, ठीक है। राज्य मंत्रालय द्वारा महासीर को राज्य मछली का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया था। महासीर के बारे में बात हो रही, मछली है, ठीक है। तो राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012 के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के कौन से रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ये बता दीजिए। इसी क्वेश्चन है, सभी को पता है। तो ये हो जाएगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि भोपाल, आपने सुना होगा ओल्ड भोपाल न्यू भोपाल, तो न्यू भोपाल में स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ठीक है। और जो भोपाल रेलवे स्टेशन है, इसमें जो रानी कमलापति गोंडवंश से संबंधित है, ठीक है, गोंडवंश से संबंधित है, निजाम साहब से इनकी शादी हुई थी, ठीक है। और इन्होंने जो अपना भोपाल का बहुत सारा क्षेत्र, जो दोस्त मोहम्मद खान थे इनके सेनापति थे मान के चलिए, तो उन्हें ये काफ़ी दान स्वरूप इन्होंने दिया था। तो ये इसका शासन फिर इन्होंने इनके मृत्यु के बाद दोस्त मोहम्मद खान ने संभाला था, और जिसे भोपाल राज्य का संस्थापक भी बोला जाता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है, कहाँ पर स्थित है पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी में, और इसकी ऊंचाई अगर पूछ ली जाए तो 1350 मीटर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा महादेव पहाड़ियों में, सतपुड़ा श्रेणी के महादेव पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कुछ भी अंदर की भी जानकारी पूछ लेता है तो फिर इश्यू आ जाता है कि क्या लगाए। तो अंदर की जो जानकारी होती है वो हमेशा अंदर वाली ही लगाएंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है भिंड का गोहद, और यहाँ पे ये भिंड लिखा होता और यहाँ पर गोहद लिखा होता ना, तो आपको क्या करना था, गोहद राइट आंसर करना चाहिए, ना कि भिंड लगाना है। इस टाइप की गलती नहीं करना, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। तो ये बताता कोई नहीं, कोई कोचिंग वाला नहीं बताता, ये कॉमन सेंस की भी चीज़ बोली जा सकती है वैसे, लेकिन फिर भी ये है कि अगर कोई बता दे तो बहुत अच्छी बात है, इससे एक क्वेश्चन सही हो सकता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है। 27 तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भिंड के गोहद में ही होती है, 55 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ मध्य प्रदेश में जो औसत वर्षा है वो 112 एवरेज 112 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाने वाले वन किस प्रकार के हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन, ठीक है। और ये किस टाइप के वन होते हैं, यहाँ पे वर्षा कैसी होती है, तो 100 से 150 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और इसमें अगर किस प्रकार के वन पूछे जाएंगे, ये पूछ लिया जाएगा, तो जैसे कि मान लीजिए जामुन है, महुआ है, हर्रा है, सागौन है, बांस, साल, इस टाइप के वन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है पूछा गया है। 29 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा उमरिया। उमरिया जो है मध्य भारत का कोयला क्षेत्र है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी आपको पता है कि 2 क्षेत्रों में कोयला क्षेत्र मिलता है, तो मध्य भारत में जो क्षेत्र है उसका उमरिया क्षेत्र है, ठीक है, सब टाइप है उसका।
और इसका लगभग क्षेत्रफल कितना है, 15 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप यहाँ पर नए हैं तो। 30 नंबर क्वेश्चन, कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है, पूछा है 30। राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 5 भागों में कृषि विभाग के द्वारा पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत और विश्व का भूगोल। अब इससे 15 क्वेश्चन पूछे गए इनके द्वारा और आप बताइए कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, टोटल देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र कम ही हैं, उनकी डिमांड कम आती है, इस वजह से हिंदी में दिखाया जा रहा है। और फिर इतना तो आप लोग को समझ जाते हैं कि भाई किसका क्या मतलब होता है। प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप और सूखा, सुनामी के बारे में बात हो रही है और प्रभावित क्षेत्र आपको सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर मिलान कीजिए। तो अभी तक मिलान कर लिया होगा आपने, 31 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बाढ़ के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो बाढ़ ही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र में आपको पता है सर्वाधिक बाढ़ आती है क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है, ठीक। अब ये बोल रहा है भूकंप। भूकंप जो है हिमालय क्षेत्र में आता है। आपको पता है कि जो अपने को जोन में डिवाइड किया गया है भारत को, तो 5वें नंबर की जो जोन है वो यहाँ पर आती है, ठीक है, हिमालय क्षेत्र में। सूखा के बारे में बात हो रही है तो सूखा कहाँ पर हो जाएगा, सूखा हो जाएगा अपना पश्चिम मध्य भारत, जो कि आपको पता है हरियाणा राजस्थान वाला क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है। सुनामी के बारे में बात हो रही है तो सुनामी कहाँ हो जाएगा, सुनामी भारत का दक्षिण तटीय क्षेत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अभी तक देख लिया होगा आपने, ये हो जाएगा मेघालय राज्य में, ठीक है। एलिफेंटा जलप्रपात पूछा है, ठीक है, एलिफेंटा जलप्रपात, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। एलिफेंटा की गुफाएं नहीं बोला, एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है, आपको पता है, महाराष्ट्र में। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, क्या है वो, राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन, भूमध्य रेखा, ठीक है। वार्षिक तापांतर न्यूनतम पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि विक्टोरिया झील किस देश की सीमा को स्पर्श नहीं करती। विक्टोरिया झील का लोकेशन आपने देखा नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। राइट आंसर देख लिया होगा आपने अभी तक, तो ये हो जाएगा इसका इथोपिया। इथोपिया की सीमा को स्पर्श नहीं करती है विक्टोरिया झील। ये किस किस देश को स्पर्श करती है, तो ये हो जाएगा, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है केनिया, युगांडा और तंजानिया, ठीक है। केनिया, युगांडा, तंजानिया की सीमा को स्पर्श करती है। आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाई एशिया की छत किसे कहा जाता है, 35 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आपको पता है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा पामीर का पठार, ठीक है। पामीर का पठार विश्व की छत भी बोला जाता है, एशिया की छत बोला जाता है। और इसका निर्माण अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा हिमालय, मतलब किससे किससे मिलकर बना है, एक तो हिमालय आ जाएगा, फिर उसका हो जाएगा तियान शान, ठीक है। तो शान जो चाइनीज़ वर्ड है, शान का मतलब पर्वत होता है चाइनीज़ लैंग्वेज में। और उसके बाद आएगा काराकोरम हो जाएगा, फिर उसका कुनलुन हो जाएगा, कुनलुन शान, इस टाइप के वो लोग बोलते हैं, ठीक है। कुनलुन शान, हिंदू कुश, ये सभी श्रृंखला इसी में आती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है पूछा है, 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तो देख लीजिए, पहले पढ़ लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है, ये बोला जा रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। चेन्नई नहीं है, वो वाइजेक है, वाइजेक जो है वो सबसे गहरा पत्तन, वाइजेक का मतलब विशाखापत्तनम से बोला जा रहा है, ठीक है। और चेन्नई बंदरगाह भारत में तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको पता है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम है, ठीक है, कृत्रिम रूप से बनाया गया है। बाकी तो फैक्ट आपको पता है कि कोची प्राकृतिक पत्तन है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है, कांडला ज्वारी पत्तन है जो कि गुजरात में। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी शीत जल धारा है, शीत मतलब ठंडी जल धारा के बारे में बात हो रही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखो, राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक अपवाह, एक शीत महासागरीय धारा है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ किसके आसपास बहती है ये आपको देखना चाहिए। और अगर बात कर ली जाए मोजाम्बिक की तो ये गर्म जल धारा हो जाएगी, ठीक है, जो कि हिंद महासागर में चलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण किसका है, तक आपने देख लिया होगा। इसका राइट आंसर है गिरिपात की स्थिति। गिरिपात प्रदेश में पाया जाता है, सिंधु नदी से तीस्ता नदी के क्षेत्र का जो होता है उसे भाबर क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। गिरिपात मतलब गिरी यानी पर्वत, पाद मतलब उसके पैर, उसके आसपास के क्षेत्र पे जो पाया जाता है उसे भाबर बोला जाता है, ठीक है। लगभग ये मान के चलिए यहाँ पे कंकड़ पत्थर बजरी पाया जाता है, उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे लगभग जो नदियाँ होती है वो लुप्त हो जाती है, अदृश्य होती है, इस टाइप की चीज़ें बोली जाती है। पहला सूची 39 नंबर का क्वेश्चन है कि एक सूची 2 का मिलान करना है, आपको मिलान कीजिए, फिर इसका राइट आंसर बता देते हैं, तो इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे बोल क्या रहा है भाई, विषु क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे वसंत विषु, शरद विषु, शीत विषु और ग्रीष्म विषु बोला जा रहा है। तो
तो यहाँ पे विषु बोला जा रहा है, देख लीजिए इसकी लोकेशन। सबसे पहले तो ये पता कर लीजिए कि कौन कौन सी डेट को कौन कौन से विषु आते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका विषु हो जाएगा अपना 21 मार्च को, शरद विषु हो जाएगा 23 सितंबर को, शीत विषु हो जाएगा अपना 22 दिसंबर को, और ग्रीष्म विषु हो जाएगा 21 जून को। इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, फिर इसका डायग्राम में भी समझा दीजिएगा। ग्रीष्म विषु के बारे में बात हो रही है कि किस दिन में समर में सबसे बड़ा दिन होता है, तो ये हो जाएगा 21 जून को। ये सब आपको पता है, ठीक है। अब इसके बाद बात हो रही है कि भाई कौन कौन सी डेट को दिन और रात बराबर होते हैं, तो आपको पता है 23 सितंबर और 21 मार्च होता है, ठीक है। और किस डेट को जो विंटर में, मतलब हमारे यहाँ तो विंटर होती है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा तो वहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है, वो 22 दिसंबर होता है, तो उसको बोला जाता है शीत विषु, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। बसंत विषु बोला जाता है 21 मार्च को, और शरद विषु बोला जाएगा अपना 23 सितंबर को, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए मैप में भी बता देते हैं आपको इसका मतलब क्या है। देखिए ये मैप आपने देखा होगा, और ये पृथ्वी की लोकेशन है। आपको पता है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमण करती रहती है सन का। तो अब पृथ्वी झुकी हुई भी है 23.5 डिग्री, तो उस हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर पृथ्वी नहीं झुकी होती तो ऐसी सीधी होती है, लेकिन ऐसी ना होकर के वो कैसी है, ऐसी है, ठीक है। ये मतलब एक्सिस उसका ये था, ये मान के चलिए ये एक्सिस था, तो ये एक्सिस पे ऐसा ये 90 डिग्री का एंगल ये बनाती, लेकिन ये एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसका एक्सिस शिफ्ट हो जा रहा है ऐसा। तो ये मान के चलिए ऐसी है, ये ऐसा मान के चलिए पृथ्वी को कि इतनी झुकी हुई है, ठीक है। तो पृथ्वी जब इतनी झुकी हुई है ऐसी, तो यहाँ पर यहाँ एंगल से समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये झुकी हुई है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो सन की रेज जाएगी तो किसी पार्ट में पड़ेगी, किस पार्ट में नहीं पड़ेगी। तो जिस पार्ट में पड़ेगी वहाँ पे दिन होता है, जिस पार्ट में नहीं पड़ेगी तो वहाँ पे रात हो जाती है। तो ये मान के चलिए, देखिए जैसे ये पिछला भाग है तो यहाँ पे दिन होगा इस समय, तो इधर रात हो जाएगी। अब यही घूम के जब इधर आ जाएगी तो आपको पता है कि इधर दिन और ये रात हो जाएगी। लेकिन सन जब पृथ्वी परिक्रमण करती है तो यहाँ पर दिन और रात तो छोटे बड़े होते हैं, वो समझ में आ रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि किस डेट पे कौन कौन से, मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर हो जाते हैं। और इसके अलावा ये है कि 21 जून और अपना 22 दिसंबर को सबसे बड़े दिन होते हैं। तो 21 जून को जो है अपना जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, वहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर पे ही यहाँ पर सनलाइट पड़ रहा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि साउथ हेमिस्फीयर पे पड़ रहा है, तो साउथ हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। लेकिन जो सन की रेस है इस लोकेशन पर, यहाँ पर भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है, इक्वेटर पर पड़ती है सनलाइट, तो इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, तो नेपाल के पड़ोसी राज्य के बारे में बताना है आपको। बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब सिक्किम बिहार। तो नेपाल के सीमा से जो लगे भारतीय राज्य है वो उसमें सिक्किम आता है, बिहार आता है, और इसके अलावा और कौन सा आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तर प्रदेश भी आपको पता है आ जाएगा, वेस्ट बंगाल भी आ जाएगा, सिक्किम और बिहार तो यहाँ पे दिखाई दिया। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताना है। 41 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, देख लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सुएज नहर के बारे में बात हो रही है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बकिंगम नहर स्थित है। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि कहाँ स्थित है बकिंगम नहर। तो बकिंगम नहर जो है वो हो जाएगा अपना कोरोमंडल तट पर स्थित है, और इसकी अगर ये लंबाई पूछ ली जाए तो 420 किलोमीटर हो जाएगा। और यह आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा शहर है उससे तमिलनाडु के विलप्पुरम जिले तक ये जोड़ी जाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु से तक जुड़ी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। वाणिज्यिक ऊर्जा के बारे में बात हो रही है। 43 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका कोयला एक वाणिज्यिक स्रोत हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है पूछा, 44 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर देख लीजिए इसका, ये हो जाएगा अपना झांसी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, झांसी। वानिकी अनुसंधान केंद्र अंतर्राष्ट्रीय अगर बोल दिया है तो यहाँ पे राष्ट्रीय है, लेकिन यहाँ पे अगर अंतर्राष्ट्रीय लिखा होता तो फिर आप कहाँ जाते, तो ये जाना पड़ता है आपको इंडोनेशिया में जाना पड़ता है। और इंडोनेशिया का पर्टिकुलर अगर शहर पूछा जाए तो हो जाएगा बोगोर में है ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। निम्नलिखित युग्म में एक सही का सम्मिलित करना है। कुछ युग्म दिए है उसका सही सम्मिलित करना है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका मिलान कीजिए आप लोग।
तो यहाँ पर बोला जा रहा है एब्सिनी पठार, फिर उसके बाद बोला एटलस माउंटेन, फिर गुयाना का उच्च भूमि ओको बांगो द्रोणी 45। तो राइट आंसर देख लीजिए, मिला लीजिए इसका। तो कौन सा सही सुमेलित है, यह हो जाएगा एटलस, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र में पाया जाता है। और अगर एब्सिनिया का पठार बोला जाए तो एब्सिनिया का पठार हो जाएगा इथोपिया में। वहीं गुयाना की बात कर लीजिए तो ये साउथ अमेरिका में पाया जाएगा। ओकोबांगो अगर ये सुना नहीं है तो ये बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका, मतलब अफ्रीकी देश है बोत्सवाना, ये बोत्सवाना, वहाँ पर ओकोबोंगो श्रेणी हो जाएगी। ठीक है। प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई है? 46 राइट आंसर हो जाएगा इसका डिंडोरी। ठीक है। और किससे संबंधित है पूछा जाए तो यह हो जाएगा आदिवासी बाहुल और पिछड़े वाले जिले जो डिंडोरी है वहाँ से स्टार्ट किया गया है। और इस योजना में जो मतलब जनजाति कार्य विभाग इससे संबंधित है। इसमें जो होता है एसटी जो खासकर वर्ग है उससे संबंधित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें कि देखते हैं कि 5th नंबर की यूनिट है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था। इससे टोटल क्वेश्चन 9 है और ये देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होता है? राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात हो रही है। 47 तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब राज्यपाल भी होता है, मंत्रिपरिषद भी होती है, मुख्यमंत्री और एडवोकेट जनरल भी होता है, ऐसा इनके द्वारा बोला जा रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग क्या लगता है आपको, एडवोकेट जनरल भी राज्य की कार्यपालिका में शामिल होना चाहिए? लगभग ये मान के चलिए कि जो भारतीय संविधान का भाग है वो कौन सा है? भाग 6 में इसका उल्लेख मिलता है और ये मिलता है 153 से 167 के बीच में। ठीक है। तो एडवोकेट जनरल का प्रावधान है 165 में, तो इस हिसाब से यहाँ पर एडवोकेट जनरल भी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता के बारे में सही नहीं है पूछा गया है। 48 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके बारे में विधान परिषद का सही नहीं हो जाएगा। 25 वर्ष की आयु नहीं बोलते हैं, यहाँ पर कितनी वर्ष की आयु मांगी जाती है? 30 वर्ष है। विधान परिषद बोला है, न कि विधानसभा बोला है, अच्छे से देखना क्वेश्चन। ठीक है। और अनुच्छेद के बारे में संबंधित 173 अनुच्छेद में विधान परिषद के सदस्य के लिए योग्यता जो है, योग्यता, ठीक है, कि विधान परिषद में जो सदस्य हो उसकी योग्यता क्या होगी? अनुच्छेद 173 में है 30 वर्ष की आयु इसमें मांगी जाती है। 169 मतलब फिर इंग्लिश में डालने समझ नहीं पाएंगे। 169 में 169 में विधान परिषद का गठन होता है और 170 में विधानसभा का गठन होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कि सहकारी समितियों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 49 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 97 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है। और यह हो जाएगा 97 नंबर का। तो ईयर क्या हो जाएगा? 2011 के बारे में बात हो रही है। और संविधान के भाग कौन से में संशोधन हुआ है? ये भाग 9B जोड़ा गया है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भाग 9B जोड़ा गया है सहकारी समितियों से संबंधित। और 9B क्या है आपको पता है कि पंचायत और नगर पालिका के बाद का जो सेक्शन है उसमें इसको जोड़ा है। और अनुच्छेद के बारे में बात की जाए तो 243 ZH से लेकर के ZT, इंग्लिश में ही याद रखना, क याद रखोगे तो हो गया काम आपका। किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी बोला गया है? कौन सा अनुच्छेद में? 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 211 अनुच्छेद में ये कहा गया है। ठीक। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा एक्ट के बारे में बात हो रही है कि कब पारित किया गया? 51 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघीय न्यायालय की रचना उत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? 52। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, जिसकी स्थापना किसके 1937 में हुई। ठीक है, 1937 एक्ट अगर बोला जाए तो 1935 का, लेकिन ईयर पूछा जाए तो 1937 याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद की भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति की अध्यक्ष कौन है? संघीय शक्ति समिति अध्यक्ष 53। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहाँ पर भी आपको संघ दिख रहा है वहाँ पे सीधा लगा देना जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो संविधान सभा का यहाँ पर ये जो समिति है इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें बहुत सारी समितियाँ बनी थी, आपको वो सभी समितियों के देखना चाहिए। जैसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष हो जाएगा अम्बेडकर जी हो गया, इस टाइप के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों के समान रूप से उपलब्ध है। और नीचे दिए गए कोड का सही मिलान करना है। 54 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, 2 और 3 उपलब्ध है। ठीक है, 2 और 3 सही है। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो मौलिक अधिकार है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, याद रखिएगा, विदेशी नागरिकों को नहीं मिलते। कौन कौन से? 15, 16, 19,
29, 29 और 30, ठीक है। ये जो अनुच्छेद है इसे भारतीयों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए निर्देश, आदेश या रिट निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी? 55 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 139, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के बारे में बात हो रही है, अनुच्छेद 32, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आपको पता है कि यहाँ पर 5 प्रकार के रिट निकाले जाते हैं, जैसे कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए भाई, डिटेल से जाएंगे तो थोड़ा सा वीडियो तो बड़ा बनेगा, ठीक है, और डिटेल में ही आपको पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको फायदा हो। भारत का संविधान शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था के यहाँ पे यूनिट 6 के क्वेश्चन दिख रहे हैं और यहाँ पे लगभग इसके क्वेश्चन है 10। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई, ये पूछा गया है। कहाँ? तो ये संविधान के स्रोत वाला टॉपिक है, वहाँ से पूछा गया और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, किसी भी प्रकार से गलती नहीं करना है यहाँ से। इसका राइट आंसर जो है आयरलैंड और स्पेन से लिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत को संकल्पना, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा भाग 4 में स्थित है संविधान में, ठीक है। और अगर ऐसे अनुच्छेद पूछे जाए तो 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों के व्याख्या की गई है। इसमें बहुत सारे बताए गए, तो वो सब आपको देख लेना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैंने ऑलरेडी बता दिए गए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सिडबी किसका धोतक है? सिडबी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देख लो पहले। राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और सिडबी की स्थापना कब की गई थी? 1990 में की गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। अब भिन्न वर्ग का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे सबसे पहली बात तो दिख रहा है कि सब मूलाधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। अब आपको पता है कि बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, धर्म के लिए अधिकार। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने नहीं देखा हो इस हिसाब से तो आप गलत करके आएंगे, तुक्का मारेंगे, गलती हो जाएगा। तो देख लो पहले, लगा लो आपके हिसाब से, फिर राइट आंसर बता देते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, जिसने लगाया उसका सही है, बाकी सभी लोगों का गलत है। अब कैसे है कि भाई देखिए, जो आर्टिकल 14 है ना, 14 से 18 तक हो जाता है समानता का अधिकार। 14 से 18 तक कौन सा अधिकार होता है? समानता का अधिकार आता है, ठीक है। और आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक जाते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता है कि बोलने की स्वतंत्रता, इस टाइप की स्वतंत्रता आपको मिलती है 19 से 22। अब आगे बढ़ते हैं कि 2324। तो 2324 में आपको क्या मिलता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलता है 2324 में, ठीक है। फिर उसके बाद मिलता है आपको 25 से 28, 25 से 28 में मिलता है धर्म संबंधी अधिकार, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको मिलता है अनुच्छेद 32, जिसमें मिलता है आपको उपचारों का अधिकार, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, रिट विट याचिका जो लगाते हैं ना आप लोग, इसी के थ्रू जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, आपकी तरफ से सपोर्ट रहेगा तो ठीक है। अन्यथा 21 तारीख तक तो वैसे भी इसको बंद ही कर दीजिए जाएगा, इस पर वीडियो नहीं डालेंगे अब। कोशिश हमारी ये है कि 21 तारीख तक आपका प्रीलिम्स हो जाए और वहाँ तक आपका सपोर्ट, हमारा सपोर्ट बना रहेगा आपके लिए। फिर उसके बाद मुश्किल है इसको कंटिन्यू कर पाना, क्योंकि सपोर्ट उतना मिलता ही नहीं है जितना हम कोशिश करते हैं। अब कोशिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन ठीक है, इस विषय में ज़्यादा बोलना ही बेकार है। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? 59 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति को, ठीक है। और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो परामर्श से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा 143, और ये इसके लिए बाध्यकारी नहीं होता है, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के बारे में बात हो रही है कि स्थापना कब हुई थी इसकी? 60 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, बता दो इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1951, मतलब राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है, याद रखना। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति, सांप्रदायिक संघर्ष, किस प्रकार की स्थिति होने पर यह घोषणा करेगा? 61 नंबर क्वेश्चन देखो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा डी, केवल 1 और 3, ठीक है। केवल 1 और 3 में राष्ट्रीय आपात लगाता है। बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में आंतरिक अशांति पहले था, ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आपको पता है वहाँ पर हुआ था ये 1974 का जो अपना आपातकाल लगा, 74-75 में जो आपातकाल लगा, इसी आधार पर लगा था, आंतरिक अशांति के आधार पर। सांप्रदायिक संघर्ष में आप लगभग 144 धारा लगा सकते हैं, लेकिन आपातकाल नहीं लगा सकते, नहीं राष्ट्रपति शासन लगा सकते। राष्ट्रपति शासन आपको पता है कि राज्य में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद संबंधित हो जाएंगे लगभग, ये मान के चलिए 352 होता है, एक 356 होता है और एक 360 हो जाता है। तो 360 जो है वित्तीय आपातकाल, 356 हो जाएगा राज्य में राष्ट्रपति शासन और 352 हो जाएगा
नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, स्वयं क्या है बताइए फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं का फुल फॉर्म हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। MHRD जो मंत्रालय था, शिक्षा मंत्रालय में पता लग गया, जो इसके द्वारा शुरुआत की गई थी AICTE के सहयोग से। ठीक है, 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद कि भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय किन से मिलकर बना है। भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, राइट आंसर इसका हो जाएगा भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग के दोनों के मेल से बना है, और इस मंत्रालय को भारी उद्योग मंत्रालय कहा जाता है। ठीक है, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ये हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय बोला जाता है, ना कि भारी उद्योग लोक उद्यम मंत्रालय बोला जाता है। भारी उद्योग मंत्रालय 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसलिए बता दें क्योंकि लेटेस्ट था और पूछा जा सकता है। फेम इंडिया योजना कब प्रारंभ की गई थी और फेम किससे संबंधित, ये भी बता देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका राइट आंसर देख लो भाई, ये हो जाएगा अपना 2015 में शुरुआत की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा सुन लीजिए, ये हो जाएगा फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ठीक है, तो 2015 से शुरुआत की गई थी, और इसके तहत क्या करना है कि 2022 तक देश भर में 60 to 70 लाख, 60 से 70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल वाहन सड़कों पर लाने का लक्ष्य है। अब इलेक्ट्रिकल तो आपने सुना है कि इलेक्ट्रिकल में ठीक है बैटरी वेटरी लगा देता है, हाइब्रिड का क्या इशू है, हाइब्रिड क्या चीज़ है। तो हाइब्रिड कारें बहुत ज़्यादा अब आ गई मार्केट में, और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा कॉन्सेप्ट कैसे है, जैसे हाइब्रिड का मतलब ये हुआ, एक तो आपको यहाँ पर दो फ्यूल यूज़ होंगे, एक तो आपको पेट्रोल यूज़ हो रहा है, और उसके अलावा आप एक EV जो बैटरी होती है उसका यूज़ हो रहा है। अब ये दोनों कैसे यूज़ हो रहा है एक साथ, इसके साथ एक साथ कैसे, एक साथ तो यूज़ नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जैसे बैटरी पे चल रही थी गाड़ी, ठीक है, लेकिन सडनली आपको ये पता चला कि बैटरी हो गई डिस्चार्ज, तो आप क्या करेंगे, आप जाकर के किसी से बैटरी लेंगे, फिर उसको बदलेंगे, तो बैटरी स्वैपिंग हो जाती है। तो वो यहाँ पे करने की आवश्यकता ही नहीं है। नई टेक्नोलॉजी आएगी कि जैसे ही आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक इसमें सिस्टम डाल के रखा है कि ये पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये पेट्रोल पे चलने लगेगी, और ये पेट्रोल पे चलते चलते ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये EV पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो ये इससे आपका पेट्रोल बचेगा और बैटरी जो ऑटोमेटिक चार्ज भी होती रहेगी। ये सिस्टम है हाइब्रिड का। मुझे लगता है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, और कुछ हाइब्रिड कारें आ गई है बहुत अच्छी है, जैसे कि खासकर हाई राइडर एक गाड़ी है हाई राइडर, लेकिन इसकी कीमत भी आपको पता है कि बहुत ऊपर चली जाएगी। तो हाँ, 25 लाख से लगभग 30 लाख तक है, तो कुछ कारें 20 लाख में भी आ जाती है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो हाइब्रिड कार ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है। यूनिट 7 से पूछा गया विज्ञान एवं पर्यावरण यूनिट है। ठीक है, तो इसमें आपको 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल, तो ये आपको देखना है कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक, पहला बोल रहा है कि पुनः संयोजन DNA प्रौद्योगिकी आनुवांशिक इंजीनियरिंग के बारे में बात हो रही है कि जीनों को स्थानांतरित होने देता है। 1 2 3 पौधे की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। 65 राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, D। 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही टुकड़े पर एक साथ एक ही समय में 2 अथवा अधिक फसलें उगाने की पद्धति को वर्णित करता है। कौन है वो, किसके बारे में बात हो रही है, कौन सी चीज़ें टेक्नोलॉजी है, क्या पद्धति है जिसमें ये बोला जा रहा है कि एक ही टुकड़े पर, जमीन का जो एक ही टुकड़ा है उस पर एक ही समय में 2 या उससे अधिक फसलें ली जाती है, वो कौन सी पद्धति है। 66 राइट आंसर इसका हो जाएगा, आपको पता है मिश्रित क्रॉपिंग बोला जाता है, जिसमें एक ही समय पर एक ही टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा होता है, उसमें एक से ज़्यादा फसलें ली जाती है, तो उसको मिश्रित कृषि बोलते हैं। तो मिश्रित कृषि के आपको 3 एग्जाम्पल देने हैं, वो इसलिए देने हैं क्योंकि आपके 3 मार्क का कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी, कौन है वो वैज्ञानिक का नाम बताओ। 67 तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और AER अगर आपको पूछ ले तो 1928 के बारे में बात हो रही है, आपको नोबेल अवार्ड मिला था। ठीक है, ये भी चीज़ें पता होना चाहिए। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है, थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र कहाँ पर है, ये पूछा है। 68 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल में थुम्बा। और इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। टर्ल कहाँ पर है, तो द इक्वेटोरियल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनाफिलिस मच्छर निम्न में से किसके वाहक वेक्टर का कार्य करते हैं। एनाफिलिस मच्छर निम्न में से किसके वाहक का कार्य करते हैं। 69
तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना, केवल एक मलेरिया के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? 70। राइट आंसर हो जाएगा उरु अस्थि। उरु अस्थि क्या है, किस टाइप का नाम, इसको इंग्लिश में देख लो, फीमोरल बोन, मतलब थाई की बोन के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में सूक्ष्म पोषक नहीं है? सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है पौधे के लिए, पूछा। 71। राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, बाकी सभी हो जाएगा आयरन, कॉपर, मैग्नीज सूक्ष्म पोषक तत्व है पौधे के। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? 72 नंबर का क्वेश्चन है, बता दो भाई जल्दी से। राइट आंसर है इसका हो जाएगा अपना जेम्स चैडविक ने। और ईयर पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा 1932। और न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता है, मतलब प्लस माइनस नहीं होता, आवेश विहीन होता है वो। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है? कौन सा उपकरण है? 73 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, गैल्वेनोमीटर या धारामापी बोल दो इसको हिंदी में, ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है। 74 नंबर का क्वेश्चन है कि भाई नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक है, एक कथन और कारण वाला है ये। तो कथन बोल रहा है कि जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। दूसरा बोला जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सही उत्तर का चयन करना है आपको, इसमें से कौन सा है, मतलब कथन और कारण सही है गलत है, कथन सही है कारण उसका गलत है, ऐसा आपको बताना है। 74। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कथन सही है लेकिन कारण गलत है, व्याख्या गलत है उसकी। वियना सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा? 75 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत संरक्षण, ठीक है, 75। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट 8 से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर करंट अफेयर पूछा है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में बात हो रही है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 7 पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? पूछा गया। 76 देख लो, राइट आंसर बताते हैं इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रूस और किस देश के तनाव के बीच बाबूस्का बटालियन काफ़ी चर्चे में रही। बाबूस्का बटालियन 77। तो किसकी बटालियन है? यूक्रेन की बटालियन है, ठीक है। और एक और जो क्वेश्चन है, जो ये वीडियो देखेगा मुझे लगता है कि उसको फ़ायदा हो जाएगा। जापोरिजिया क्या है ये आपसे कमेंट में पूछा जा सकता है, लेकिन कमेंट में पूछने से अच्छा है कि आप ही को बता दिया जाए। जापोरिजिया एक न्यूक्लियर प्लांट था, आपको पता है, यूक्रेन का, जिसके ऊपर रूस ने आक्रमण कर दिया था, हमला कर दिया था बम से। तो ये चर्चा में था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? पूछा गया। 78 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा चेतन घाटे जी को इसका अध्यक्ष या निदेशक चूज किया गया है। और 16 से लेकर के 2020 में जो भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति थी उसके सदस्य थे, ठीक है, चेतन घाटे जी। 79 भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? बताइए भाई। 79 राइट आंसर इसका हो जाएगा नेपाल। नेपाल ने सबसे पहले UPI सिस्टम को अपनाया है हमारे यहाँ, ये आपको पता होना चाहिए लगभग। और बहुत सारे देश जैसे सिंगापुर है, UAE है, इस टाइप के देश अपना चुके हैं। तो पहला पूछेगा। फिर उसका ये कि साउथ ईस्ट एशिया से पहला पूछ लिया तो वो बात लगे, और अपना अरब नेशन से पूछ लिया तो वो फिर ऐसा क्वेश्चन बना सकता है, आर्टिफिशियल भी बना सकता है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पूछा है। 80 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, देख लीजिए इसका राइट आंसर बता देते फिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरीश केमकर को बनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक मूकमाटी के जर्मन अनुवाद का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? 81 राइट आंसर इसका हो जाएगा आचार्य विद्यासागर इसके लेखक है, मूकमाटी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया? 82 ये हो जाएगा अपना डॉक्टर CO अम्बर को दिया गया 2020 का सम्मान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये हो जाएगा यूनिट 9 से संबंधित इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित हो जाएगा। सिग्नल्स और स्वरूप दिए गए, ठीक है। यहाँ पे आपको कोड देखना है। तो डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड D। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 सही है। डिजिटल डाटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप, एनालॉग डाटा का रेडियो तरंग रूप, हाइब्रिड में जाएगा एनालॉग और डिजिटल दोनों रूप शामिल होते हैं। दुनिया का सबसे अत्याधुनिक ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? 84 ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेका। अमेका जो है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट या आधुनिक अत्याधुनिक ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो कि किसने बनाया है ये पूछ लेगा आपसे। तो ये हो जाएगा UK या ब्रिटेन, कुछ भी बोल लीजिए, 2021 में बनाया था इसने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वह डिवाइस है जो 2 या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है। कौन सा डिवाइस है 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है? 85 ये राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे के बारे में बात हो रही है। हॉटपॉट और लाइकोस क्या है? 86
ये हो जाएगा अपना सर्च इंजन है, ठीक है। हॉटबॉट और लाइकोस, तो हॉटबॉट अमेरिका का सर्च इंजन है और लाइकोस भी अमेरिका का ही है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं। ऐसे रोबोट जो अंग प्रत्यारोपण के काम आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कौन अंग प्रत्यारोपण के काम आने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है, पूछा 87 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना ऑगमेंटिंग रोबोट। ऑगमेंटिंग रोबोट का यूज़ किया जाता है अंग प्रत्यारोपण में। पीडीए का फुल फॉर्म पूछा है, पीडीए का, तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका पोर्टेबल डिजिटल असिस्टेंट। पोर्टेबल डिजिटल असिस्टेंट हो जाएगा। यूनिट 10 से संबंधित आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि लगभग 12 क्वेश्चन है यहाँ पर यूनिट 10 के, और ये संबंधित है राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं से, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है इसके कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तीसरा बोल रहा है इसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। चौथा बोल रहा है कि राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है इसको 89। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसे राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी चीज़ें आपको पता है कि 148 आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, केक का, और इसे राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है, उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, जिस विधि के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी विधि से आपको इसको हटाना पड़ेगा। अर्थात क्या है? अर्थात इसका मतलब है कि संसद के द्वारा ही हटाया जाएगा इसे। 90 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है किस प्रकार का आयोग है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा सांविधिक निकाय मानवाधिकार। संवैधानिक, ये आपको अगर कंफ्यूजन करते हैं तो इसका मतलब संवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान में उल्लेखित है उसको बोलेंगे संवैधानिक। लेकिन यदि अगर कोई आयोग संशोधन अधिनियम से अगर बनाया गया है तो हो जाएगा सांविधिक, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज होते हैं और ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से बना है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी उल्लेख है, जैसे यूपीएससी, तो वो हो जाएगा संवैधानिक। लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी जो हो जाएगी अपनी मानवाधिकार आयोग, जैसे कि किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं मिलता, तो ये अपना सांविधिक निकाय हो जाएगा। मुझे लगता है कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद अंतर्गत की गई है, पूछा गया है। आप बता दो इसका राइट आंसर। 91, तो इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा 338। तो ये अनुच्छेद जैसे ही उल्लेख मिल रहा है तो ये संवैधानिक बॉडी हो गई, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, अभी बता दिया वैसे मैंने, तो इतना तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। 92 नंबर क्वेश्चन के पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 92, यह हो जाएगा अपना 102वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो कि 2018 में था। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो 100 से लेकर के 101, 102, जैसे 101 जो है जीएसटी से संबंधित आपको पता होना चाहिए। 100 नंबर का जो है कि यहाँ पर आपको पता है कि एनजीएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, मतलब ये आपको बना है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम कॉलेजियम के आधार पर ही नियुक्ति करेंगे हमारी खुद की, ठीक। 93 नंबर क्वेश्चन देख लो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी किस प्रकार का निकाय है, पूछा है, तो अभी समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप लोग अब तो गलती नहीं करोगे, सांविधिक निकाय हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इसकी स्थापना फरवरी में हुई है, फरवरी के माह में, वैलेंटाइन डे के दिन नहीं हुई है, 1964 में हुई है, ठीक है। और इसका जो अधिनियम था उसको अधिनियम के तहत इसको दर्जा दिया गया, 2003 का अधिनियम है वो, याद रखना, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? अनुसूचित जनजाति आयोग, फिर यहाँ पे अनुच्छेद दिख रहा है तो आपको पता है कि कौन सा संवैधानिक बॉडी हो जाएगी, ठीक। बाद में जोड़ा गया, हालांकि ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि पहले से उल्लेखित है या फिर बाद में जोड़ा गया है अधिनियम के माध्यम से, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सी 338A। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते सेवा शर्तें निम्न में से किसके समान रहते हैं, पूछा है। 95 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं भाई, हो जाएगा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते, ठीक है। तो यहाँ पे सूचना आयुक्त है और यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसके वेतन भत्ते और दोनों के वेतन भत्ते लगभग समान होते हैं, लगभग क्या, पूरी तरह समान होते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? 96। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति को देता है, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। 96 हो जाएगा। और अगर इसका पूछा जाए कि भाई किस मतलब कब इसकी स्थापना हुई, पूछ लिया तो 2004 में स्थापना हुई, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आर्टिकल तो अभी पता ही है कि 338 और 338 है, SC 338 A में हो जाएगा अपना ST कमीशन। यहाँ पे आपने देखा ना अभी 94 नंबर क्वेश्चन देख लेता आपने अभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 338A में ST हो जाएगा, और वैसे अगर बोला जाए 338 तो उसमें SC हो जाएगा, ठीक है।
विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर मुझे लगता है सभी को पता है, 31 अगस्त। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 98 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सदस्य होंगे अधिकतम। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जा चुका है, तो फिर से पूछ सकते, कोई इशू नहीं है वहाँ पे। 99 नंबर क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होगी? किसकी में निहित होगी? छुट्टी मंजूर करने की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति छुट्टी मंजूर कर सकता है उसकी, नहीं भी कर सकता, मना भी कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है, पूछा है। कौन लगा सकता है भाई? ये हो जाएगा केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, ये जुर्माना लगा सकता है यदि आपने सूचना तय समय में नहीं दी हो तो। ठीक, तो मुझे लगता है वीडियो समाप्त यहीं पे होता है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच।